नमस्कार, मैं वृंदा सिंह हूँ और आपको आज कपास की विशेषताओं के बारे में चर्चा करूँगी। पिछले वीडियो में मैंने आपको कपास की खेती कैसे की जाती है इसके बारे में बताया था। आज मैं कपास के बने हुए रेशे के कौन कौन से गुण होते हैं, क्या उसकी भौतिक विशेषताएँ होती हैं, क्या उसकी रासायनिक विशेषताएँ होती हैं, इन सब के बारे में चर्चा करूँगी। तो मेरे दोस्तों, कपास की विशेषताओं को अगर आप देखोगे तो इसको दो वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है भौतिक विशेषता और दूसरा है रासायनिक विशेषता। भौतिक विशेषता के अंतर्गत उसके संगठन आता है। पहला, कपास का रेशा सेलुलोज का बना होता है और सेलुलोज का फॉर्मूला आप जानते हो C6H10O5 होता है। अर्थात कपास के एक अणु में 6 अणु कार्बन का, 10 अणु हाइड्रोजन का और 5 अणु ऑक्सीजन का होता है। कपास में 40 से 90% तक सेलुलोज और 5 से 8% तक जल होता है। कुछ प्राकृतिक अशुद्धियाँ भी विद्यमान होती हैं। विरंजित कपास, जो इसको हम ब्लीचिंग कपास कहते हैं, वो सबसे ज़्यादा शुद्ध होता है। कपास के रेशों पर मोम की एक रक्षात्मक कोटिंग होती है जो रेशों को कच्ची अवस्था में गलने से रोकती है। साथ ही रेशों को आपस में सटने में सहायता प्रदान करती है। अगर इनके रेशों की लंबाई और व्यास के बारे में जानोगे तो देखोगे इनकी लंबाई, जो रेशों की लंबाई है, वह 1/2 इंच से 2.5 इंच तक होती है। ये भारत की रेशों के बारे में बता रहे हैं हम आपको। लेकिन इनके अगर आप देखोगे डायमीटर, तो जो भारतीय कपास हैं उनके डायमीटर होता है 0.020। अमेरिकन कॉटन का लंबाई 3 इंच होता है और व्यास होता है 0.019। मिस्र का लंबाई 4 इंच और व्यास 0.014 और समुद्री आइलैंड का 4.5 इंच होता है 0.014। इस प्रकार हम देखते हैं कि मिस्र और समुद्री आइलैंड के कपास लंबे होते हैं और उनकी जो आप डायमीटर देखते हो अत्यंत सूक्ष्म होता है, बारीक होता है। इस कारण वहाँ के रेशे उत्कृष्ट श्रेणी के आते हैं। इनके माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर आप देखोगे तो कपास की अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य काट अलग अलग दिखाई देते हैं। कच्ची कपास एक पतली नली के समान दिखाई देती है। इस नली में सैप नामक तरल पदार्थ भरा रहता है। कपास के पकने के पश्चात तरल सैप सूख कर सिकुड़ जाता है और रेशा चपटा हो जाता है। अतः रेशों में ऐंठन और घुमाव अर्थात व्यावृत परिवलन पड़ जाते हैं और इन परिवलन, जिसको हम अंग्रेजी में कन्वल्सन्स कहते हैं, की संख्या जिस रेशा में जितना अधिक होता है उसकी मजबूती भी उतना ही अधिक होता है। प्रति इंच रेशे में 200 से 400 तक परिवलन होते हैं। पके रेशे सूक्ष्मदर्शी से देखने पर जिस तरह से ऐंठा रिबन दिखाई पड़ता है, उसी प्रकार से इसका सूक्ष्मदर्शी संरचना दिखाई पड़ती है। रंग और चमक अगर आप देखोगे तो कच्ची अवस्था में इसके रेशे भूरे रंग के होते हैं क्योंकि इसमें नाइट्रोजन उपस्थित होता है। पकने के पश्चात वे रेशे सफ़ेद रंग के हो जाते हैं और सभी प्राकृतिक रेशों में कपास का रेशा ही सफ़ेद होता है, परंतु कई बार धूप, बारिश, मॉइस्चर इत्यादि कारणों से इसके रेशे पीले पड़ जाते हैं। कपास के रेशे में प्राकृतिक चमक नहीं होती है, जिसके कारण इससे बने वस्त्र मलिन और मंद रूप के होते हैं। लेकिन मर्सराइजिंग प्रोसेस के द्वारा इनमें चमक लाया जाता है और मर्सराइज सूती वस्त्रों में रेशम के समान चमक आ जाती है। इसके बाद आप इसकी प्रत्यास्थता देखो तो कपास के रेशों में प्रत्यास्थता, जिसको हम इलास्टिसिटी कहते हैं, का सख्त अभाव होता है। इसलिए इसका आकार निश्चित रहता है, इसलिए इसे खींचकर फैला नहीं सकते हो। वस्त्र पर सलवटें पड़ जाती हैं और वह सलवटें बनी रहती हैं जब तक कि उनको धो करके आप इस्त्री नहीं कर लेते हो। मजबूती और दृढ़ता अगर आप देखोगे तो कपास का रेशा सबसे छोटा होते हुए भी काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है। इससे बने वस्त्र काफ़ी मजबूत और टिकाऊ होते हैं। गीला होने पर इसकी मजबूती 30% तक अधिक बढ़ जाती है। इसलिए इन्हें आसानी से आप कैसे भी, किसी भी तरह से आप इन्हें धो सकते हो, रगड़ कर धो सकते हो, कूट कर धो सकते हो, पीट करके धो सकते हो, जैसे चाहे वैसे आप धो सकते हैं। प्रतिस्कंदता अगर आप देखेंगे
तो प्रत्यास्थता के समान ही कपास के रेशों में प्रतिस्कंदता के गुण का भी सख्त अभाव रहता है। यही कारण है कि 1-2 बार सूती वस्त्र पहने जाने के पश्चात उन्हें धोना और इस्त्री करना जरूरी होता है, क्योंकि उनमें प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता का सख्त अभाव होता है। इसके बाद देखोगे शिकन प्रतिरोधकता, फ्रीज रेजिस्टेंस। सूती वस्त्रों में 1 या 2 बार पहनने पर उसमें सिकन पड़ जाती है। अगर आप सूती वस्त्र पहन करके बस में यात्रा करते हो या कहीं ट्रेन में चल रहे हो तो सूती वस्त्र जहाँ से आप बैठते हो वहीं से मुड़ जाता है। मान लो कि आपने लंबी बाजू के शर्ट पहने हैं या कुर्ती पहने हैं तो जहाँ से आपकी कोहनी आती है वहाँ पर आपके कोहनी का ही झोल पड़ जाता है। इसी तरह से जहाँ आपका घुटना आता है वहीं घुटना का भी इस पर झोल पड़ जाता है। इसी प्रकार से साड़ी भी तोड़ मुड़ जाती है। ऐसा कपास के रेशों में नम्यता, प्रत्यास्थता और प्रतिस्कंदता के गुणों के सख्त अभाव के कारण होता है। कृत्रिम विधि से परिसज्जा और परिष्कृति देकर उन्हें शिकन प्रतिरोधी बनाने का प्रयास किया जाता है। इसके बाद आप इसके विमितीय स्थायित्व को देखोगे तो कपास के रेशों में विमितीय स्थायित्व का गुण बरकरार रहता है, क्योंकि इसके रेशे ना तो सिकुड़ते हैं और ना ही फैलते हैं। परंतु वस्त्र निर्माण के समय तनाव खिंचाव के कारण पहली धुलाई में थोड़ा सा सिकुड़न आ जाता है, जिससे विमितीय स्थायित्व में हल्का सा अंतर आ जाता है। सूती वस्त्रों पर परिसज्जा करके इसके इस दोष को भी दूर करने का प्रयास किया जाता है। ताप संवाहकता देखेंगे तो सूती वस्त्र ताप के अच्छे संवाहक होते हैं, जिससे गर्मी के मौसम में पहनने पर गर्मी नहीं लगती है बल्कि शीतलता का अनुभव होता है। सूती वस्त्रों में भी कृत्रिम विधि द्वारा रोएं उठाकर गर्म वस्त्र बनाने की कोशिश की जाती है, जिसको आप फलालेन कहते हैं। प्रकाश का प्रभाव देखोगे तो निरंतर सूरज के प्रकाश में अगर आप सूती वस्त्र को सुखाते हो तो वो कमज़ोर होकर के निर्बल हो जाता है और इसका रंग भी पीला पड़ जाता है। इसी कारण सूती वस्त्र के जो दरवाजे और खिड़कियों पर पर्दे लगे रहते हैं, जिस पर सीधे धूप पड़ती है, तो अत्यधिक धूप पड़ने से वे वस्त्र पीले, सफ़ेद वस्त्र तो पीले पड़ जाते हैं और रंगीन वस्त्रों का कलर भी काफ़ी हद तक फेड हो जाता है। इसके बाद रगड़ का प्रभाव देखोगे तो सूती वस्त्र काफ़ी मजबूत और शक्तिशाली होता है, इसलिए इन्हें जैसा चाहे जिस तरह से चाहें रगड़ रगड़ कर धो सकते हैं। गीले होने पर इसकी मजबूती और भी बढ़ जाती है, अतः इन्हें पीट पीट कर भी आप धो सकते हैं, परंतु पीटने से इसके तंतु कमज़ोर होकर शीघ्रता से फट जाते हैं। इसके बाद आप देखो कंबस्टिबिलिटी, दाह्यता। कपास के रेशों में सभी रेशों से अधिक ताप सहने की क्षमता उपस्थित होता है। जलाने पर यह कागज़ के समान जलता है और इसमें से कागज़ जलने जैसी गंध आती है, और इसका जो राख होता है वो धूसर रंग का होता है, फुला फुला हुआ राख होता है। स्वच्छता और धुलाई तो आप देखोगे सूती वस्त्र बड़ी जल्दी गंदे हो जाते हैं, क्योंकि इनकी सतह खुरदरी होती है जिसमें आसानी से धूल कण फंसते चले जाते हैं। कपास के रेशे छोटे होते हैं और इनका जो वस्त्र की सतह है खुरदरा होता है। वस्त्र की धुलाई करना सरल होता है, आप जैसा चाहें ब्रश से रगड़ करके आप साफ़ कर सकते हैं। साफ़ करने पर, पानी में भीगने पर इसका जो ताकत है, इसकी जो मजबूती है वह बढ़ जाता है 30% तक, इसलिए आप निर्भय होकर इसे धो सकते हैं। इनकी धुलाई आप किसी भी प्रकार के साबुन अथवा सोडे से कर सकते हैं। अत्यधिक मैल जम जाने पर खास करके इन्हें खौलते हुए पानी में साबुन डालकर या सोडा डालकर उबाल भी सकते हैं और इन्हें विसंक्रमित करना भी आसान हो जाता है। लेकिन अगर आप सोचोगे कि मैडम ने कह दिया चाहे कैसे भी पीट करके रगड़ करके धोएं, तो जितना ही आप पीटोगे, जितना ही आप रगड़ोगे, अगर वस्त्र पुराना रहेगा तो फट जाएगा। इसलिए आपकी कोशिश ये रहनी चाहिए उसके नरम हाथों से और अच्छे नरम ब्रश से, अच्छे साबुन से धोया जाए। सिकुड़न अगर आप देखेंगे तो सूती वस्त्र शीघ्रता से सिकुड़ता है, हालांकि इसमें रेशों में सिकुड़न क्षमता विद्यमान नहीं होती है, फिर भी वस्त्र निर्माण प्रक्रिया में खिंचाव, तनाव एवं परिसज्जा के अभाव के कारण सूती वस्त्र सिकुड़ते हैं। इसके बाद देखोगे सूक्ष्म जीवों का इस पर प्रभाव। तो सूक्ष्म जीवों का जो कीट है, फफूंद है, उनका इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन बरसात के मौसम में अगर आप उसे मॉइस्चर वाले जगह में रख देते हो, नमी वाले जगह में रख देते हो, तो ये उन पर लग जाते हैं और सूती वस्त्र को
खा जाते हैं। खास करके बरसात के दिनों में अगर आप सूती वस्त्र को स्टार्च लगाकर नमीयुक्त जगह में रखते हैं तो उनमें से सड़ांध आने लगती है, वस्त्र चित्तीदार हो जाता है और वस्त्र वहीं से सड़ गल जाता है। तो सड़ने गलने के पीछे क्या है? ये सड़ने गलते इसलिए हैं क्योंकि उनमें फफूंद लगा रहता है जो वस्त्रों को नष्ट कर डालता है। फफूंद काली चित्तियों के समान धब्बेदार दिखाई देते हैं। यह तक कभी भी भूलकर भी आप बरसात के मौसम में सूती वस्त्रों को गीले वाले स्थानों में या नमी युक्त स्थानों में आप मत रखिए। इसके बाद आप देखेंगे विद्युत संवाहकता। कपास के रेशे विद्युत के अच्छे संवाहक होते हैं अतः इन पर कभी भी स्थैतिक विद्युत प्रभाव निर्मित नहीं होता है। इस कारण ये पहनने में आरामदायक होते हैं और शरीर को सुख पहुंचाते हैं। अवशोषकता। कपास के रेशों की अवशोषकता का तो कोई जोड़ ही नहीं है। सबसे अधिक इसमें अवशोषण क्षमता होता है और अगर नमी एक जगह होता है तो पूरे वस्त्र में फैल जाता है। इसलिए ये वस्त्र गर्मी के मौसम के लिए सर्वथा अनुकूल और आरामदायक होते हैं। शरीर से निकले पसीनों को ये शीघ्रता से सोखकर उन्हें फैला देते हैं जिससे त्वचा को शीतलता मिलती है। कपास की आर्द्रता प्रतिधारण क्षमता 7 से 8% तक होती है। सूती वस्त्र लिनन की अपेक्षा देरी से सूखते हैं। अब आगामी वीडियो में मैं आपको कपास के रासायनिक विशेषताओं के बारे में बताऊंगी। तो आज आपने देखा कि हमारे कपास के वस्त्रों में क्या क्या चीज़ होता है और इस पर हम कैसे काबू पा सकते हैं।